नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में जो है शेष जो है 8 ही बचता है। तो सबसे पहले जो है 12, 20 और 24 का जो है हमें एलसीएम निकाल लेना होगा। क्या एलसीएम निकालना होगा? कितना हो जाएगा? तो ये 120 हो जाएगा। क्या 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 जो है एलसीएम आ गया और 8 शेष बचता है। तो 120 से तो पूरे पूरे कट जाता है, 8 शेष बच रहा है तो इसमें 8 जुड़ जाएगा। 120 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 जो है 3 अनुपात 4 के घन के बराबर है तो x का वर्ग ज्ञात करना है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2x प्लस 3 बटा 5x प्लस 4 ये जो है 3/4 के घन का है। क्या है? घन के बराबर है। तो इसका जो है वो क्यू कर दीजिए। क्या है? क्यू कर दीजिए। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 3 बटा 5x प्लस 4 ये 27 हो जाएगा और ये जो है नीचे 64 हो जाएगा। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 128x प्लस 192 बराबर 135x प्लस 108 हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा 84। x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। अब x बराबर 12 है तो पूछ रहा है कि x का वर्ग ज्ञात कीजिए यानी x स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से जो है एक कम है, मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर बटा 100 के स्क्वायर होता है और ये अंतर कितना है? 1 के बराबर है। कह रहा है 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 1 कम है यानी 1 अंतर है। 1 बराबर हो जाएगा P इंटू 10/100 के स्क्वायर। तो P बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। क्या है? P बराबर जो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ जो है 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो एक्स बाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। एक्स का जो है हिस्सा कितना है? एक्स है मान लेते हैं। अब वाई का हिस्सा जो है एक्स प्लस 200 मान लेते हैं। जेड का हिस्सा एक्स प्लस 400। यही तो प्रश्न में कह रहा है। मतलब मान लिए हैं कि यहाँ पर क्या है कि जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। तो ये हम मान लिए हैं इतना, क्योंकि एक्स का हिस्सा पहले माने हैं, बाकी वाई जेड का। अब प्रश्न में एक्स प्लस 200 प्लस एक्स प्लस 400 बराबर कितना है? 3000 के बराबर है। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा 3x बराबर 2400 और x बराबर हो जाएगा 800। क्या है? 800। तो x बाई जेड का अनुपात कितना होगा? तो एक होगा 800, ये हो जाएगा 1000 और एक होगा 1200। क्या है? 1200। इसे कम करेंगे तो 4, 5 और 6 के अनुपात में हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। अब 6 से विभाजित 4 अंकों की वाली संख्या के अंकों सबसे छोटी 4 अंक कितना हो जाएगा? तो एक पे जो है वो 3 शून्य। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक बार में ये 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 0 होगा 6, तो ये हो गया 36। ये 4 होगा 0, ये 6 बार में 36, ये बच जाएगा 4 यानी 166 होगा यहाँ पर। और उसके बाद कहता है 11 से विभाजित जो है वो कौन सा है? 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी 5 अंकों है। तो एक पे जो है वो कितना होगा? 4 शून्य हो जाएगा। तो ये करेंगे तो 9 बार में तो 11 नंबर 99 और ये हमारा हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। एक पर फिर 2 शून्य उतारेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 9 बार में लगेगा तो 99 हो गया, 1 हो जाएगा यानी 909 है। क्या है? 900। अब 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा कितना? 1000 प्लस 6 माइनस 4 बराबर क्या है? 1002 है। और 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 पे 4 शून्य प्लस 11 माइनस 1, एक जो है वो शेष है, तो ये हो जाएगा 10010 है। क्या है? इतना है। अब यहाँ कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या के योग के गुणनफल ज्ञात करना है। क्या है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो अंकों का योग अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ जो अंकों का योग जो है वो 3 था, ये 3 था और ये 2 था, 3 दूनी 6। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा।
प्रश्न छोटा सा लिखा है, लेकिन ध्यान देना है कि अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल, यहाँ ये देखिएगा योग का गुणनफल। 18 वस्तुएं और 15 की औसत कीमत पर बेची गई है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई है। तो 18 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 15 गुना 18 यानी 270 हो जाएगा। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुना 16 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब 6 वस्तुओं का औसत लागत मूल्य कितना हो गया, 270 माइनस 192 बटा 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 78 बटा 6 यानी 13 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग जो है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके जो है 3 है इकाई अंक में, अतः संख्या इतना पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 ये पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है और 1 भी जो है ये पूर्ण वर्ग है, यानी ये तीनों जो हमारा है ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, तो आंसर हमारा ये होगा। या आप इस तरह कर सकते हैं कि 20163 के अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 11 गुना 13 गुना 47 है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित समान ब्याज जो है वो क्या होगा। तो ब्याज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 990 गुना 5 गुना 16 बटा 100 बराबर हो जाएगा 792। आंसर हमारा डी होगा। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। तो सूत्र से जो होगा M1D1 बराबर M1D1 बटा W1 बराबर जो हो जाएगा M2D2 बाई W2, यानी 42 गुना 75 बटा 1 बराबर 28 गुना 90 बटा W2। तो W2 बराबर हो जाएगा 28 गुना 90 बटा 42 गुना 75, ये हो जाएगा 4/5 भाग। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर पर आवर की गति से चलाई है। माना कि प्रभात की वास्तविक चाल क्या है, तो वो है x किलोमीटर पर आवर। समय बराबर जो हमारे पास क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल है। प्रश्नानुसार 240 बटा एक्स माइनस 240 बटा एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 240 ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, ये ऊपर हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा 240 गुना 3 बटा 4 यानी 60 गुना 3 हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा 12 गुना 15, यानी 12 कॉमन ले लीजिए, 12 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा अगर हम तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, वो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या है, सी होगा। स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत जो है वो 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति जो है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, 135 बटा जो हो जाएगा ये 7.5 यानी 18 किलोमीटर पर घंटा। क्या है, पर घंटा। और कह रहा है कि नाव के ऊर्ध्वाधर जो है वो चाल कितना हो जाएगा, तो ये 48 बटा 4 यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या है, पर आवर हो जाएगा। तो धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यानी डी हो जाएगा। 1200 का 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज जो है वो कितना होगा। तो ब्याज बराबर चक्रवृद्धि जो है, ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई टी, सॉरी R बाई 100 के पावर जो है ये T माइनस 1 होता है। क्या है, माइनस 1 होता है। मान रखते हैं ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 बट्टा 100 के स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये होगा 1200, ये होगा 11 बटा 10 के स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये होगा 1200, 121 बटा 100 माइनस 1 होगा, यानी ये होगा 1200 अब गुना 21 अब बटा 100 होगा। क्या है, 100 होगा।
आ जाएगा काट छाट के 252। क्या है 252, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि 7/16 और 7/48 में जो है वो क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा है, अंतर कर देना है कि 7/16 माइनस 7/48, 48 ये लेंगे, 16×48 27 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14/48 यानी 7/24, 7/24 आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर होगा। प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट है, 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट है। तो अगर 20% के प्रत्येक है तो 20 + 20 माइनस 20 गुना 20/100 ये हो जाएगा 36% का। और 30 10 का है, 30 + 10 माइनस 30 गुना 10/100 तो ये हो जाएगा 40 में से कितना घट गया 3, तो ये हो गया 37%। तो एक का 37%, एक का 36%, अंतर कितना 1% का, यानी 1500 गुना 1/100 यानी 15 का अंतर, आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि x का 2% बराबर है 348, क्या है 348, x जो है के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का 2% बराबर 348, तो x गुना 2/100 बराबर 348, x बराबर हो जाएगा 348 गुना 50 बराबर हो जाएगा 17,400, क्या है 17,400, आंसर हमारा ए होगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ जो है क्रमशः 168 और 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या जो है क्या हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास निकल जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या, क्या है पहली संख्या, तो ये हो जाएगा 168 गुना 14/42, क्या है 42, चौथिया 42 है, 3 5 अभी 6 56 हो जाएगा, क्या है ये हो गया हमारा कितना, ये 56 हो गया, आंसर हमारा आ गया ए। 16 के जो है वो ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। 17 नंबर की एक कार्य को जो है 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य खाली स्थान दिनों में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 20 मैन प्लस 30 वोमेन बराबर है 50 बॉय का, यानी 2 मैन बराबर है 3 वोमेन प्लस 5 बॉयज का, m अनुपात वोमेन अनुपात बॉयज, ये हो गया कार्य क्षमता कितना, तो ये हो जाएगा 3 2 3 और 5 का अगर है तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य जो है हमारा हो गया 20 मैन इंटू 1 यानी 20 गुना 15 और गुना 1 यानी हो गया कितना 300, क्या है 300। अब पहला दिन किया गया कार्य कितना है, तो पहला दिन कर रहा है 2 मैन प्लस 6 वोमेन इंटू 1 यानी 2 गुना 15 प्लस 6 गुना 10 कितना हो गया, ये 90 हो गया। दूसरा दिन कार्य किया गया है 5 बॉयज प्लस 6 वोमेन और गुना ये 1 हो गया, तो 5 गुना 6 प्लस 6 गुना 10 ये भी क्या हो गया 90 हो गया। तीसरा दिन किया गया कार्य क्या है 2 मैन प्लस 6 वोमेन यानी 2 गुना 15 प्लस 6 गुना 10 ये हो गया 90, क्या है 90। अब शेष कार्य कितना बचा है ये ध्यान रखिए, तो टोटल 300 था, उसमें जो 90 90 90 कितना 270, अब बचा 30 कार्य। अब 30 कार्य जो है वो कौन करेगा, तो ये हमारा 30 देखिए अल्टरनेट चल रहा है, पहले ये चला फिर ये हुआ फिर ये फिर से आया, तो अब क्या होगा फिर से ये होगा 5 जो है बॉयज और 6 जो है वोमेन मिलके करेगा, जिसकी क्षमता कितनी 90 से, तो ये 30 बटा 90 यानी 1/3 दिन, क्या है 1/3 दिन और जुटेगा। तो 3 दिन ये चला था 1 2 3 और फिर एक और चला था, तो 3 + 1/3 यानी 3.1/3, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी। अगला है 3 + √2 और 2 √7 का तृतीयानुपाती हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा तृतीयानुपाती जो है 2 √7 के स्क्वायर बाई 3 + √2 यानी 4 गुना 7 बाई 3 + √2 गुना 3 - √2 बटा 3 - √2, तो ये हो जाएगा 28 × 3 - √2 बटा 7 यानी 4 × 3 - √2 आएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। पहले ऊपर नीचे जो है 3 - √2 से गुना किए हैं, उसके बाद सोल्व किए हैं, आंसर हमारा डी आ जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो फिर वही है 168 गुना 6 बटा
24, क्या है 24। आंसर हमारा जो हो जाएगा 42, क्या है 42 हो जाएगा। 6 चौ 24 और 4 से काटेंगे तो 42 हो जाएगा। दो स्टेशन है ए और बी, एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे चलती है और तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करते हुए किस समय एक दूसरे से जो है वो मिलेगा। तो 1 घंटे में जो है तय की गई दूरी जो है ए के तरफ से तो वो है 20 किलोमीटर। शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी हुआ 370 माइनस 20, यानी अब बचा 350 जो है किलोमीटर है, क्योंकि 1 घंटा वो पहले चला है। अब एक दूसरे के मिलने के समय 350 जो है डिस्टेंस है और सापेक्ष चाल दोनों के जुड़ जाएगा 20 + 50 यानी 350/70 यानी 5 घंटा। 5 घंटा में जो है वो मिलेगा, क्या है मिलेगा। वे किस समय एक दूसरे से मिलेगा, तो 10 बजे शुरू किया है और उसके बाद 5 घंटा में मिलेगा तो हो जाएगा 3 बजे PM में, क्या है PM में। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। SCF जो है 1008 है 20 बराबर SCF 20A बराबर SCF AB, जहाँ 1008 बराबर 20 गुना इतना है इस तरह है। तो यूक्लिड के विभाजन लेम्मा को संतुष्ट करने वाले सकारात्मक पूर्णांक ए और बी का मान जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1008 और 20 का SCF कितना होगा, 4 होगा। 20 और a का कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि कह रहा है ये दोनों के बराबर है, क्या है बराबर है। a और b का जो है SCF क्या होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये भी बराबर है, क्या है ये भी बराबर है। अब 1008 बराबर जो है वो दिया हुआ है 20 गुना Q प्लस A, क्या है 20 गुना Q प्लस A, यानी 20 हो गया गुना Q के जगह पर जो है वो क्या है, Q के जगह पर अगर हम मान लिया कि कितना रखते हैं Q और A है, अगर वाले 50 हो जाएगा, क्या है 50 हो जाएगा और गुना जो है A रखेंगे तो ये हो 8 कितना 8 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20 गुना 50 प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है 8 हो जाएगा। तो 20 बराबर जो हो जाएगा A गुना M प्लस B, यानी A 8 गुना M 2 प्लस ये B जो है 4 है। यहाँ Q और A और M अभी धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड के विभाजन जो है लेम्मा को संतुष्ट करता है। A बराबर 8 और B बराबर 4 होगा, क्या है B बराबर 4 होगा, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 21 के जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप का होता है, यानी दिया गया है कि P बराबर जो है अगर 1 2 3 4 जो है इन्फिनिटिव है तो विकल्प A में देखते हैं 2P + 1 2 × 1 + 1 बराबर 3, 2P + 1 में अगर 2 × 2 + 1 करते हैं तो ये 5 होता है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए P के किसी पूर्णांक का रूप विषम पूर्णांक होता है, तो आंसर हमारा यही मिल जाता है A में। 1 2 3 रख के देख रहे हैं P के जगह पर, तो अगर विषम आ रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है, वह भिन्न क्या हो जाएगा। तो माना कि जो अंश 1 है, हर जो हो जाएगा 8 - x हो जाएगा, x + 3 बटा 8 - x + 3 बराबर हो जाएगा 3/4, यही तो प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ से हल निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो 4x + 12 बराबर 33 - 3x, 7x बराबर कितना होगा 21, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। भिन्न बराबर जो हमारे पास हो जाएगा x/8 - x, यानी हमारे पास हो जाएगा 3/8 - 3 यानी 3/5 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी हो जाएगा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात जो है वो क्या होगा। तो 234 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 है, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 गुना 13 के पावर 1, 3 का अधिकतम घात कितना है तो वो 2 है, क्या है यहाँ पर देखिए 2 है, आंसर हमारा डी होगा। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। एक अपरिमेय संख्या में दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, 3.142855714 ये जो है आंसर हमारा जो होगा दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। 13/6250 के दशमलव प्रसार लिखिए, 0.00208, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। समीकरण 4x + 3y बराबर 1 के लिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a का मान क्या हो जाएगा। 4x + 3y बराबर a है, x बराबर 1 और y बराबर 2 है, a बराबर होगा 4x + 3y, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 3 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 6, ये हो जाएगा 10, आंसर हमारा बी होगा।
किसी संख्या में 50% का 2% उस संख्या का कितना जो है वो प्रतिशत होगा, क्या है, कितना जो प्रतिशत होगा। तो 50% का 2% हो जाएगा 50 गुना 2, 50 गुना 2% अब बटा 100, ये हो जाएगा 1%, क्या है, 1% हो जाएगा। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:15। सीधे ये इससे गुना कर दीजिए और ये जो है गुना कर दिए, आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। एक म्यूजिक सेट के मूल कीमत जो है वो 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई है और फिर 25% की वृद्धि की गई है। इसकी नई कीमत ज्ञात करना। म्यूजिक सेट की नई कीमत जो है वो 8,000 गुना 100 माइनस 12/100 अब गुना हो जाएगा 100 प्लस 25/100, ये हो जाएगा 8,000 गुना 88/100 गुना 125/100। कैलकुलेट कीजिएगा, ये 8800 आएगा, क्या है, 8800। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आइए भाग 2 सामान्य ज्ञान का प्रश्न। पहली सफल जो है कपड़ा मिल 1854 में खाली स्थान में स्थापित की गई थी। सही आंसर होगा बम्बई में की गई थी, क्या है, बम्बई में की गई थी। सफल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा 1854 में बम्बई में कावासाजी डाबरा द्वारा जो है डाबर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग के अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में जो है स्थापित, क्या है, गुजरात में स्थापित है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है वो 1818 ईस्वी में कहाँ, तो कोलकाता में, क्या है, कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मुंबई को सूती कपड़ों की महारानी यानी कॉटनोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष से सर्वाधिक उत्पादन होता है, और इसका आंसर होगा वो है चूना। एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में चूना पत्थर पाया जाता है और सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार जो है वो कहाँ है, तो वो रोहतास में है, क्या है, रोहतास में स्थित है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक जो है अनिवार्य जो है विशेषता है, क्या है, विशेषता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है सक्रिय नागरिक भागीदारी, क्या है, सक्रिय नागरिक भागीदारी है। लोकतांत्रिक चुनाव वास्तविक प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, समान भागीदारी, समावेशी शासन के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित जो है वो करता है, क्या है, करता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। खाली स्थान के चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान दीवार लेखन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करने के कई कारण शामिल है। अनुचित लाभ को रोकना, स्वच्छता बनाए रखना, मुद्दा आधारित अभियानों को प्रोत्साहित करना और समान अवसर को जो है वो क्या करना, बढ़ावा देना, क्या है, बढ़ावा देना। चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक जो है मानवीकृत प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है, और भारतीय संविधान के भाग जो है वो 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है वो दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950। भारत जो है गणतंत्र दिवस मनाता है उसके एक दिन पहले, 1950 में जो है से शुरू किया गया है गणतंत्र दिवस मनाने के, उससे एक दिन पहले जो है वो चुनाव आयोग का जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है गन्ना, क्या है, गन्ना। गन्ना उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है, क्या है, प्रमुख स्थान है। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किए थे, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए थे, और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से जो है वो पारित किया गया था। लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल जो है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तो दोनों चेम्सफोर्ड जो है 1919 में थे, और लॉर्ड रेडिंग की बात है तो 1921 है, तो कंफ्यूज नहीं रहिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम जो रखा गया द बंगाल, क्या है, द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन जो है वो बंद कर दिया गया।
गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में जो है छापी थी। भारत में प्रथम जो है छापखाना जो है स्थापना कब हुआ था? 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। क्या है? गोवा में किया गया था। और 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में अपना प्रथम जो है वो क्या गया था? मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। क्या है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया था। अगला है हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और खालिस्तान राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। और इसका सही आंसर होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है सफल रही। कौन सा ऊर्जा स्रोत अननवीकरणीय है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कोयला है। क्या है? कोयला जो ऊर्जा स्रोत अननवीकरणीय है। कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है और अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनकी उपलब्धता सीमित है तथा इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? और यह हुआ है 1982 में। क्या है? 1982 में हुआ। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 31 मार्च 1982 ईस्वी को किया गया है। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। क्या है? 1975 में। एनएचपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को किया गया है। और अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, धौली जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में है। ये सब बिहार का है तो ध्यान रखिएगा। गांधी जी के अनुसार जो है भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? और इसका सही आंसर होगा चरित्र निर्माण होना चाहिए था। गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार जो है साक्षरता न तो शिक्षा है का अंत है और न ही प्रारंभ है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में 3H की संज्ञा दी थी जिसका अर्थ था हैंड, हेड एंड हार्ट। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कर सके। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई? और इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक कानून तोड़ने के साथ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के अधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ। गांधी जी दांडी मार्च हेतु 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी गांव पहुंचे और वहां जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर जो है वो गांधी जी के साथ रहे थे। क्या है? साथ रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और वो है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए तो सी राजागोपालाचारी होंगे। क्या है? सी राजागोपालाचारी होंगे। भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किए थे। अगला है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है वो कितना है? तो वो है 500। क्या है? राज्य विधानसभा की कितनी है? वो 500। संविधान के अनुच्छेद जो है 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 500 होगी और न्यूनतम जो है 60 होगी। कुछ अपवाद भी है कम वाले में। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बैक्ट्रियन यूनानी। क्या है? बैक्ट्रियन यूनानी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम अगर देखा जाए तो हिंद, उसके बाद यूनानी, फिर शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद जो है वो कुषाण। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोडस प्रथम ने किया था। क्या है? किया था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? और ये विधि जो है वो है आय विधि। क्या है? आय विधि है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती थी। अगला है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? आंसर होगा आउटसोर्सिंग। क्या है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से तात्पर्य है कि कोई व्यवसाय किसी उत्पाद या सेवा को इन हाउस संभालने के बजाय किसी बाहरी प्रदाता से प्राप्त जो है वो करता हो। क्या है? करता हो। अगला है, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। क्या केंद्रित था? तो वो था उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक जो चला था, उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को, सारे विकास प्रयासों को सार तत्व जो है वो माना गया था। किसमें माना गया था? केंद्रित था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर जो है वो की गई थी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया रानी मुखर्जी को। क्या है? रानी मुखर्जी को किया गया। उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जो है वो दिया गया। भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? और ये खोला जाएगा कहाँ पे? तो वो मध्य प्रदेश में जो है वो खोला जाएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक जो है वो किया गया? और इसका सही आंसर है ये 2028 तक जो है वो किया गया। शुरुआत कब हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 को। क्या है? 19 को। 26 जुलाई 2025 को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया 17 सांसदों को। कितना? 17 सांसदों को जो है ये किया गया। 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त जो है वो की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा उमा कांजीलाल। क्या है? उमा कांजीलाल को जो है नियुक्त किया गया। इग्नू की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। क्या है? 1985 में। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इग्नू की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को दूरस्थ और मुक्त प्रणाली के माध्यम से सुलभ बनाना है। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीती है? और इसका आंसर होगा दिव्या देशमुख ने। क्या है? दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख कहाँ की है? तो वो नागपुर महाराष्ट्र की है। और वो 28वीं क्या है? 28वीं जो है शतरंज खिलाड़ी भी बन गई है। मास्टर जो है ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला और 28वीं शतरंज खिलाड़ी बन गया है। 88वीं। क्या है? 88वीं। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो UAE में। क्या है? UAE में जो है वो किया जाएगा। कम से 9 से 28 सितंबर तक, जो कि वह भी चल रहा है। क्या है? अभी चल रहा है। 19 जुलाई 2025 को प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? वो सऊदी अरब से है। क्या है? सऊदी अरब से है। 2005 में एक कार दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद में वे कोमा में चले गए थे। क्या है? चले गए थे। वे 20 साल से कोमा में थे, जिसके कारण वे स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर थे। प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सईद एक सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्य थे। नेक्स्ट है, तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका कारण जो है वो वायुमंडलीय जो है वो अपवर्तन है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत। क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन से जोड़ा जाता है? तो ये जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो आप अनिल का कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो बना दीजिएगा। आज से होगा अम्ल होगा, नी से नीला होगा, अल्लाह से लाल होगा। जो नीला को लाल कर दे वो अम्ल होगा। तो नीला से लाल ही पूछ रहा है तो अम्ल होगा। अम्ल का मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा, यानी 4 आंसर होगा। यहाँ देख के भी आप समझ सकते हैं कि जो सब 7 से ज़्यादा, 7 या 7 से ज़्यादा है, यानी कम वाला एक ही ऑप्शन होना चाहिए, तो वो है डी। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया अम्लराज किन दो अम्लों का जो है मिश्रण है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। और ये मिश्रण जो है HCl और HNO3 का है, जिसमें HCl 3I1 के अनुपात में होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी घोल सकता है, जो अकेले किसी भी अम्ल में नहीं घुलती है। यह मिश्रण इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसके नाइट्रिक अम्ल सोने के आकृष्कृत करके आयनों में बदल देता है और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्लोराइड आयन इन आयनों के साथ मिलकर एक स्थिर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। नेक्स्ट है एथेनॉल, C2H5OH का IUPAC नाम क्या होगा? और ये हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। पौधे में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को जो है वो
बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है, विभाजन को बढ़ावा देता है। ये बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यानी फाइटो हार्मोन है, जिसका प्रारंभिक कार्य जड़ों और तनों में कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना है। क्या है? करना है। यह हार्मोन उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जहां तीव्र कोशिका वृद्धि होती है, जैसे कि जड़ें, भ्रूण और फल। क्या है? फल। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों साल पहले मृत जीवों, पौधे और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से होता है। इनमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल जैव निम्नकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? और वो हमारा हो जाएगा घास, फूल और चमड़ा। जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास के संबंध में क्या दर्शाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा बी, प्रजातियां समय के साथ विलुप्त और विकसित हुई है, बी होगा। एक विद्युत बल्ब जो है 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति जो है वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो P बराबर जो हमारे पास होता है V²/R होता है, यानी R यहाँ से पहले निकालेंगे 220 के स्क्वायर बटा P। R बराबर होगा 220 गुना 220, अब P जो कितना है 100 वाट। R निकल गया कितना 484 ओम हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये अब जो है P डैश बराबर होगा V बन के स्क्वायर बटा R। P डैश बराबर 110 गुना 110 बटा R कितना है 484। यहाँ से P डैश निकलेगा 100 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 25 वाट होगा। आंसर हमारा क्या होगा 25 वाट। अब भाग थर्ड देखिए, समान हिंदी। भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, ये हमें बताना है। तो अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। भर और मात्र लगाकर भी अव्ययी भाव समास बनाए जाते हैं, जैसे भर सक, भर रात, भर दिन, जीव मात्र, एक मात्र। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या है? ध्वनि। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होता है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर जो है वो बनते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर जो है वो कहलाते हैं। क्या है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी, वसुधा भी, उर्वी और भू, ये सभी हो जाएगा। पृथ्वी का और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे मही, इला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, क्षिति, अग्नि, जमीन, धरती, अचला आदि। अगर पृथ्वी का विलोम शब्द है तो आकाश या गगन होगा। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वह है चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो है ब्राह्मणी होगा। क्या है? ब्राह्मणी। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। लाला के, अगर लाला के पूछ ले तो ललायन। क्या है? ललायन होगा। मिसिर का अगर स्त्रीलिंग पूछे तो मिसिरायन होगा। क्या है? मिसिरायन होगा। बाछा का क्या होता है? तो ये होगा बछिया। क्या है? बछिया होगा। पंडित के पंडितायन, वर के बधु, आयुष्मान के आयुष्मती होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है एक पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? जो है वो दही जो है वो पुल्लिंग, दही खट्टा है। क्या है? दही खट्टा है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, क्या होगा? तो ये होगा विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। आंसर हमारा 79 के सी हो जाएगा। प्रतिमान पद में समास क्या होगा? प्रतिमान में, तो प्रतिमान शब्द में प्रति जो है पद अव्यय है, यानी अव्ययी समास। आंसर हो जाएगा ए। खून के घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? भारी गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। भारी गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। 100 दिन चोर का, 1 दिन माह का जो है मुहावरे का अर्थ है अपराधी आखिर एक दिन फंस ही जाएगा। सिर तो नहीं फिरा है, मुहावरे का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना। अगला है आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। क्या है? क्रोध प्रकट करना। घर बसाना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा विवाह करना। क्या है? विवाह करना। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें से ये बताना है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य जो है लड़कियां आम खाती है, लड़कियां आम खाती है, ये शुद्ध हो जाएगा। क्या है? शुद्ध हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तो यस, यस प्लस दा हो जाएगा, यस प्लस दा यशोदा। आंसर हमारा 85 के सी हो जाएगा। निश्चय के, निह प्लस चय, निस्तेज का, निह प्लस तेज, निस्तेज। निसंदेह का, निह प्लस संदेह, ये सब जो है संधि विच्छेद। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? आंसर हो जाएगा वृक्ष और कवि का। कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? और इसका आंसर होगा जो है ईश्वर पेटलिकर का, ईश्वर पेटलिकर का। नेक्स्ट है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सुजाता है। क्या है? सुजाता है। इनका वास्तविक नाम जो है वो एस रंगराजन है, एस रंगराजन है। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन सा है? तो वो है रेनन मारिया रिल्के। रेनन मारिया रिल्के जो है जर्मनी के निवासी है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की जो है नहीं है, तो है ग्राम्य। ग्राम्य जो है उर्वशी, रश्मिरथी और संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये सब जो है दिनकर की है। किसके हुंकारे से महलों की नींव उखड़ जाती है? और इसका सही आंसर होगा जनता की हुंकार से। कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना के, नगर संवेदना के। दही बाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? और इसका आंसर होगा श्रीनिवास है। क्या है? श्रीनिवास है। और आखिरी के 5 प्रश्न जो है वो गद्यांश है, जो कि गद्यांश इसे आप पढ़िएगा और उस पर प्रस्तुत जो है प्रश्न देखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान के तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? तो वो है क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। दिग दिगंतर का अर्थ क्या है? दिग दिगंतर का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या हो जाता है? वो होता बहुत बड़ी सफलता मिलना है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था? वो उर्वशी के लिए मिला था। क्या है? उर्वशी के लिए जो है वो मिला था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।